आजादी मुबारक हो दोस्तों। अंग्रेजों से 80 साल पहले मिल गई थी, टेलीप्रॉम्प्टर से शायद इस बार मिल गई है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तकलीफ होती है। खुद से बोलने में आदमी हकला जरूर सकता है, लेकिन क्या बोल रहा होता है उसे मालूम होता है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। ये भाषण देखने के बाद पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कहा कि लाल किले से भाषण देते समय प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। जेन ज़ी आंदोलन ने तो सारा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। जेन अल्फा जब सड़क पर उतरेंगे तो न जाने क्या होगा। इसके बाद पेशे से एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं, कभी शब्दों से माहौल बना देते थे, अब वही शब्द संभालना मुश्किल हो रहा है। आवाज में पहले वाली धार नहीं, चेहरे पर पहले वाला भरोसा नहीं। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री अंडर कॉन्फिडेंस, नर्वस और शेकी दिखाई दिए। सांसद संजय सिंह ने कहा, सस्पेंड करो उसको जो टेलीप्रॉम्प्टर लगाना भूल गया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री की पॉकेट में लगे तिरंगे पर भी कहा कि प्रधानमंत्री ने तिरंगा उल्टा लगा रखा है, केसरिया ऊपर होना चाहिए था, हरा रंग नीचे होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, छोटी मोटी गलतियों पर मिट्टी डालकर हम आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों पर बात करेंगे तो असली मुद्दे की जो बात है उस पर बात नहीं हो पाएगी। देखिए, हकलाना, गलती करना कोई बुरी बात नहीं होती है। असली बात वही है जो पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कही। जेन ज़ी आंदोलन और स्कूलों में शुरू हो चुके जेन अल्फा आंदोलनों से उस सरकार का कॉन्फिडेंस हिल चुका है जो हिंदुओं को मुसलमानों से डराकर वोट लेती है। युवा अब धर्म की बात छोड़कर कर्म की बात करने लगे हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने लगे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसे हथियारी नक्सल और दिमागी नक्सल से जोड़कर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश की। देखिए, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। दिमागी नक्सल कौन है? क्या वो जो जंतर मंतर पर आंदोलन करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले गए? दिमागी नक्सल कौन है? क्या वो जेन अल्फा जो स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं? दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। वहां किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं थी। पानी पीने का हैंडपंप गो वेंट गॉन हुआ मिला। देखिए, कुछ नहीं है भैया, कुछ फ्री है, एकदम सब फ्री है। गोवेंट गान हो गया। प्रधानमंत्री जिस जंगल वाले हथियारी नक्सल की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो नक्सली बने अपनी जल, जंगल और जमीन की मांगों के साथ। उनका संघर्ष सरकार के साथ रहा और स्कूलों से लेकर जंतर मंतर तक जिन्होंने आंदोलन किया, जिनका संघर्ष सरकार से है, क्या प्रधानमंत्री उनको दिमागी नक्सल कहना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने से पहले बीजेपी मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस तरफ इशारा कर चुके हैं। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। दिमागी नक्सल कौन है? जो सरकार से अपने अधिकार मांगे, अधिकार न मिलने पर आंदोलन करें, विरोध करें। प्रधानमंत्री को लाल किले से इसे डिस्क्राइब करना चाहिए था, लेकिन 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री बाबा रामदेव की बात पर भी गौर करते तो बेहतर होता। देखिए, चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ
टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरू में हिंदू खतरे में था, सरकार उसे बचाने आई थी। फिर किसी बुद्धिजीवी ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे आपके घर भी जद में। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के ही मकान थोड़ी हैं। बहुत सालों तक हिंदू मुसलमान हुआ, चूड़ी वाले पीटे गए, मुसलमान डिलीवरी वालों का बहिष्कार हुआ, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या नहीं हुआ। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा, धार्मिक यात्राओं में मस्जिदों पर चढ़ जाना बहुत हुआ। लेकिन हर उन्माद की एक उम्र होती है। मुगल आए थे, चले गए, अंग्रेज भी आए थे, चले गए। उसी तरह हिंदू मुसलमान का नशा देश के सर से उतर गया। अब जब बहुसंख्यक आबादी सरकार से वो करने को कह रही है तो सरकार को असल में करना चाहिए। तब सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। प्रधानमंत्री को समझ में आया कि फ्रांस कहने से और खड़े मोबाइल से वीडियो बनाने से बात बन जाएगी, लेकिन बनी नहीं। फ्रेंड्स, दोस्तों, कभी 2024 की बात, कभी 2047 की बात। प्रधानमंत्री हमेशा लाल किले से टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। अब जो प्रधानमंत्री 2047 का सपना दिखाते हैं, वो पहले कहते थे कि इन्हीं आंखों से देखना है जो होना है, लंबा इंतजार नहीं कर सकते। लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। 2050 में ऐसा होगा, और बारे होगा तो होगा भी, हम कहां होंगे। इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्तों। 12 साल से भाषण में जो कहा जा रहा है वो करना भी पड़ता है भाई। शायद प्रधानमंत्री इतने सालों से टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ रहे थे, इसीलिए उनको याद ही ना रहता हो। आप कागज में देखकर पढ़ रहे हैं तो शायद कुछ याद रह जाए। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ लोगों को एआई स्किल की ट्रेनिंग देंगे। कितने? 1 करोड़। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। लाल किले से ये घोषणा करने में उनको गर्व हो रहा होगा, लेकिन इस घोषणा का प्रत्यक्ष कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एआई सीखना चाहता है वो सीख रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने रोजगार देने के नाम पर पकौड़ा बनाने को भी रोजगार में शामिल कर दिया, वैसे ही एआई ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से फ्री कोचिंग देने की भी घोषणा की। यूपी में हजारों सरकारी स्कूल बंद करके फ्री कोचिंग की घोषणा कर दी गई है। स्कूल चला नहीं पा रहे हैं, फ्री कोचिंग की घोषणा कर रहे हैं। ताली बजाइए, ताली। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए
हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासी, आप 15 अगस्त को बाबा रामदेव को भी सुन लेना चाहिए। हर साल 2 करोड़ नौकरी कहां मिल रही है, कौन से प्रावधान पर मिल रही है, किसी को नहीं मालूम। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, अब तो प्रधानमंत्री अपना वादा भी भूल चुके होंगे। सबको पक्का घर मिलेगा, ये भी वादा था। अगर प्रधानमंत्री जी च्यवनप्राश खाते होंगे तो उनको याद होगा कि 2022 तक हर गरीब को पक्का घर देने का वादा उन्होंने ही किया था। हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये मोदी है, ये चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर देकर के ही सांस लेने वाला है। 100 स्मार्ट सिटी का जुमला भी खुद को मुंह नहीं दिखा पा रहा है। विश्वगुरु का डमरू ऐसा है कि जब चाहो तब मन मर्जी के बजा दो। एक बात और है जो बहुत जरूरी है दोस्तों, वीडियो स्किप करने जा रहे हैं तो स्किप बटन से उंगली हटा लीजिए, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा जब बात करती है तो तथ्यों पर बात करती है। जब प्रधानमंत्री लाल किले से उबाऊ भाषण दे रहे थे तो इथेनॉल क्रांति के जनक, घटिया सड़कों के जिम्मेदार नितिन गडकरी जी आंख बंद करके निद्रासन का आनंद ले रहे थे। उनको प्रधानमंत्री के बोल बचनों में कोई रुचि नहीं थी। बाकी दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन इन नमूनों को भी देखते जाइए जो 15 अगस्त पर भाजपा के झंडे से ध्वजारोहण कर रहे हैं। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, नमस्कार।